हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे आर्ट एंड कल्चर के जो करंट अफेयर कर रहे हैं हम 1 जुलाई से लेके 30 अप्रैल तक के कर रहे हैं करंट अफेयर, कंप्लीट आर्ट एंड कल्चर के। राइट, तो अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 15 मार्च हो गया है, यानी कि हमें अभी 45 दिन के करने हैं। लेकिन इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद पूरे हम 15 मार्च तक के कर चुके होंगे। तो जो मेरा अगला वीडियो आएगा सेट 5 वो आएगा अप्रैल के एंड में, यानी मैं 1 मई को डालूंगा, क्योंकि वो तो जैसे जैसे करंट अफेयर नए आएंगे तभी डालूंगा मैं। तो उसमें 15 मार्च से लेके और 30 अप्रैल तक के इन 45 दिनों के करंट अफेयर होंगे। राइट, तो 30 अप्रैल जैसे ही ख़त्म होगा 1 मई को मैं वीडियो डाल दूंगा, वो होगा आखिरी सेट 5। इस वीडियो के बाद पूरे 15 मार्च तक के करंट अफेयर आप कवर कर चुके होंगे। और पिछले वीडियो के नीचे कमेंट्स आए थे कि मैं हिस्ट्री के भी करंट अफेयर दूं, तो हिस्ट्री के चल ही रहे हैं। आप अगर वीडियोस को ध्यान से देखें तो हिस्ट्री के भी डाल रहा हूं और आर्ट एंड कल्चर दोनों के डाल रहा हूं। अब मान लीजिए कहीं पे अगर कोई खुदाई होती है, कोई एक्सकवेशन होती है, तो वो हिस्ट्री में भी आता है और आर्ट एंड कल्चर में भी आता है। तो जब तक आप ये सीरीज़ खत्म करेंगे आप ये बोल सकते हैं कि आप आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री दोनों के करंट अफेयर खत्म कर चुके होंगे। एक रिक्वेस्ट और आई थी कि मैं कंपाइलेशन दे दूं। देखो, कंपाइलेशन कुछ नहीं होता, जितने भी वीडियो बनाए हैं सबको एक बड़े वीडियो में डाल के दे दूं, जिससे एक ही जगह आपको मिल जाए, तो वो भी मैं कर दूंगा। ठीक है, अब से लगभग 5 से 6 घंटे के बाद एक बड़ा वीडियो डाल दूंगा, जिसमें सेट 1, 2, 3 और 4 चारों एक ही वीडियो में होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सेट नंबर 4। ये स्टेटमेंट्स देखिए, ये आपको बताना है कौन से न्यूज़पेपर की बात हो रही है, किस अखबार की बात हो रही है। ठीक है, ये दुनिया का एकमात्र प्रिंट संस्कृत न्यूज़पेपर है, यानी संस्कृत भाषा में छपने वाला अखबार है ये एकमात्र दुनिया का पहला। ये मैसूरू से पब्लिश होता है, मैसूर जो कर्नाटक में है। और मैसूर किस चीज़ के लिए फेमस है? सैंडलवुड के लिए फेमस है, सिल्क के लिए फेमस है। राइट, यहाँ पे दशहरा सेलिब्रेशन बहुत अच्छा होता है। वैसे भारत का पहला सैंडलवुड म्यूजियम कहाँ बना है, अगर क्वेश्चन आ जाए, भारत का पहला चंदन का संग्रहालय सैंडलवुड म्यूजियम मैसूर में बना है 2021 में। क्लियर? इस अखबार ने 50 साल पूरे करे अपने 2020 में, यानी जब ये अखबार छपना स्टार्ट हुआ था 1970 में, तो 2020 में इसने 50 साल पूरे करे। और इस अखबार को शुरू करा था वरदराज अयंगर ने, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था वरदराज अयंगर। कौन से अखबार की बात हो रही है? मूकनायक, सुधर्मा, विश्वास्य वृत्तांतम या मुरलीधर? तो याद रखिए ये बात हो रही है सुधर्म। सुधर्म दुनिया का एकमात्र छपने वाला अखबार है संस्कृत का। आपको बता दूं, एक संस्कृत का वेबसाइट है जिसपे डेली न्यूज़ आती है संस्कृत में, जो है विश्वास्य वृत्तांतम, लेकिन ये छपता नहीं है, ये ऑनलाइन है। तो यहाँ पे प्रिंट वर्ड पे ध्यान दीजिए, ये प्रिंट अखबार है। अखबार का मतलब ही वैसे न्यूज़पेपर मतलब ही प्रिंट होता है, तो हम ये नहीं कह सकते ऑनलाइन न्यूज़पेपर। ऑनलाइन न्यूज़पेपर मतलब क्या? जब पेपर है ही नहीं उसमें, तो फिर वो ऑनलाइन न्यूज़पेपर कैसे हुआ? राइट, तो वैसे हम बोल देते हैं ऑनलाइन पोर्टल बोलना ज़्यादा ठीक है, या ऑनलाइन वेबसाइट या ये सब, बट ऑनलाइन न्यूज़पेपर बोलना उतना ग्रामेटिकली ठीक नहीं है। तो सुधर्म न्यूज़पेपर है, मैं आपको ये न्यूज़पेपर दिखा देता हूँ। और ये न्यूज़पेपर न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि इसके 50 साल पूरे हो गए थे, सुधर्म, और ये रोज़ छपता है और ये कर्नाटक के मैसूर से छपता है। चलिए अब आते हैं अगले सवाल पे। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गुरु तेग बहादुर जी के बारे में ठीक है? गुरु तेग बहादुर जी ये सिख धर्म के जो गुरु हैं उनमें से एक। अच्छा, सिख धर्म में कितने गुरु हैं? तो 10 गुरु हैं ह्यूमन फॉर्म में, यानी जो मानव रूप में है 10, और 11वें गुरु जो हैं वो हैं गुरु ग्रंथ साहिब, जो कि एक पुस्तक की फॉर्म में है। तो गुरु ग्रंथ साहिब जो हैं वो 11वें गुरु हैं। इनके बाद कोई और गुरु अब नहीं होंगे, ये आखिरी हैं। और जो 10 गुरु हैं इनसे पहले वो मानव रूप में हैं। तो गुरु तेग बहादुर जी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? इनकी 350वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाएगी 2021 में, यानी कि इनकी 350वीं जयंती मनाई जाएगी। और ये तीसरे सिख गुरु थे। आनंदपुर साहिब एक शहर है, आनंदपुर साहिब जो पंजाब में है, ये फाउंड किया था गुरु तेग बहादुर जी ने। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला जो ये है, ये गलत है। इनकी 400वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाएगी, ना कि 350वीं। तो पहला ऑप्शन गलत है। ये तीसरे सिख गुरु भी नहीं थे, ये 9वें सिख गुरु थे। ठीक है, ही वॉज द 9th सिख गुरु। और आनंदपुर साहिब इन्होंने फाउंड किया था, ये ठीक है। तो इसका आंसर है ओनली सी इज करेक्ट। इनके बारे में मैं थोड़ा और बताना चाहूँगा आपको। बहुत महान थे ये, जैसे कि सारे सिख गुरु थे। और 1675 में इनको पब्लिकली मार दिया था, इनकी शहादत थी। औरंगज़ेब ने इनकी डेथ के ऑर्डर दिए थे।
और क्योंकि इन्होंने इस्लाम में कन्वर्ट होने से मना कर दिया था। तो 1675 में औरंगज़ेब के सैनिकों ने इन पर वार किया और आनंदपुर साहिब जो है बहुत होली सिटी बोला जाता है क्योंकि वो गुरु तेग बहादुर जी ने फाउंड किया था और ये पंजाब में है। ठीक है, तो इतना बस मेरे ख्याल से काफ़ी रहेगा। और ये 9th सिख गुरु थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आते हैं अगले सवाल पे। और गुरु तेग बहादुर जी भी न्यूज़ में थे क्योंकि इनकी 400वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाएगी 2021 में। उसके लिए कमेटी बनी है और उस कमेटी के चेयरमैन खुद भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। अभी अभी एक स्टैचू ऑफ पीस का इनॉग्रेशन किया गया। स्टैचू ऑफ पीस, स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात नहीं कर रहा, स्टैचू ऑफ पीस की बात कर रहा हूं। तो स्टैचू ऑफ पीस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? सबसे पहला, ये एक स्टैचू है इंडियन फ्रीडम फाइटर का, यानी भारतीय स्वतंत्रता सेनानी का स्टैचू है ये। दूसरा, ये ब्रॉन्ज का बना है। ब्रॉन्ज मतलब होता है कांस्य, तो ये कांस्य का बना है। और मैं हिंदी में भी अनुवाद करके बता रहा हूं क्योंकि हमारे हिंदी वाले स्टूडेंट भी बहुत देखते हैं, राइट, प्योर शुद्ध हिंदी वाले। और ये राजस्थान में सेटअप किया गया है स्टैचू ऑफ पीस। तो याद रखिए, इनमें जो तीसरा स्टेटमेंट है वो ठीक है क्योंकि ये राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट में इरेक्ट किया गया है स्टैचू। ब्रॉन्ज का नहीं बना, ये अष्ट धातु का बना है। इसमें 8 धातु हैं जिनमें मुख्य कॉपर है, लेकिन 8 धातु का मिलकर बना है अष्ट धातु। और ये इंडियन फ्रीडम फाइटर का नहीं है, ये एक जैन मुनि है, जैन मॉन्क जिन्हें बोलते हैं, उनका स्टैचू है। और इन जैन मुनि का नाम है जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज। तो इनका जो आश्रम है पाली डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में, वहां पे ये बना है। इनकी 151वीं बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में इस स्टैचू का अनावरण करा। इस स्टैचू को लॉन्च करा था नरेंद्र मोदी ने, खुद प्रधानमंत्री गए थे वहां पे। और भगवान महावीर का जो मैसेज है वो इन्होंने स्प्रेड करा। बहुत एक सादा जीवन जिया और अपनी टीचिंग्स इन्होंने दी पूरी दुनिया को। क्लियर? तो ये ध्यान रखना है आपको स्टैचू ऑफ पीस के बारे में। तो इसमें कौन सा ठीक है? इसमें सिर्फ सी ठीक है, तो आंसर है ओनली सी। अब हम आते हैं अगले सवाल पे, और ये तो सुपर इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो एक गांव है, ये गुजरात के कच्छ में है। गुजरात में जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट आता है, जो भारत का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है एरिया वाइज, कच्छ, उसमें एक गांव है जिसका नाम है कोटड़ बादली। ध्यान से नाम अच्छे से याद कर लो, एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा। आज डेट नोट कर लो जब मैं आपको बोल रहा हूँ। कोटड़ बादली नाम का एक गांव है जो कच्छ में आता है, गुजरात में। ठीक है, इसमें अभी अभी स्टडी की गई, आर्कियोलॉजिकल स्टडी, यानी कि यहाँ से 59 जो शार्ड्स ऑफ पॉटरी हैं। पॉटरी आप जानते हो, मटके वगैरह ये सब जो होते हैं, पॉटरी, बर्तन वगैरह मिट्टी के बने हुए, तो खुदाई में मिले हैं। क्या पता चला है उनसे? इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता का ये एक साइट है गुजरात के कच्छ में जिसको बोलते हैं कोटड़ बादली। क्या पता चला है यहाँ से? ठीक है, यहां से ये पता चला है कि सिंधु घाटी सभ्यता में डेयरी प्रोडक्शन होता था, यानी लोग दूध, मक्खन वगैरह जो भी डेयरी है उसका इस्तेमाल करते थे। ये पता चला इससे कि सिंधु घाटी सभ्यता में कॉइन ट्रेड, यानी सिक्कों में व्यापार होता था। इससे ये पता चला कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो लोग हैं वो अंतिम संस्कार किया करते थे लकड़ी की मदद से। या इससे ये पता चला कि इंडस वैली और मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, यानी सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता, उनमें एक लिंक एस्टेब्लिश होता है इन खुदाई में जो मिला उससे। तो आइए बताता हूँ आपको क्या हुआ इनमें। तो बेसिकली ये बर्तन मिले बहुत सारे, और इन बर्तनों की डिटेल्ड स्टडी करी गई, इनका मोलिकुलर एनालिसिस किया गया। और इन बर्तनों से क्या पता चला? इन बर्तनों में कुछ लिपिड मिले, और ये लिपिड जो हैं डेयरी, यानी लिपिड एक फैट होते हैं, तो ये डेयरी के हैं। तो इससे ये पता चला कि यहाँ पे डेयरी प्रोडक्शन किया जाता था, यानी जानवरों को पाला जाता था दूध के लिए। ये एकदम लेटेस्ट है जो पता चली ये चीज़ कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग हैं वो जानवरों को पालते थे। अच्छा, इसको प्रूव कैसे करा इन्होंने? चलो, बर्तन तो मिले। देखो, यहाँ इन्होंने कंपेयर करा, जो कुछ जानवरों के भी वो मिले हैं, फॉसिल जीवाश्म मिले हैं। तो जानवरों के जो दांत हैं, यानी दांत को बोलते हैं इनेमल। बेसिकली हमारा जो दांत होता है वो 2 चीज़ों का मिलकर बनता है। इनेमल बाहर होता है जो सफ़ेद रंग का पार्ट होता है दांत का, और अंदर होता है डेंटिन। तो इनेमल जो है उसकी स्टडी की गई, और उसमें यह पता चला कि जो गाय है वो मिलेट्स खाया करती थी, यानी बाजरा वगैरह, जो मिलेट, सोरगम, रागी, कुछ ना कुछ मिलेट वाली चीज़ खाया करती थी। यानी जो है गाय वगैरह को डेयरी के लिए पाला जाता था। एक और चीज़ पता चली है कि लोग जो है मांस बहुत ज़्यादा खाते थे, बीफ, गऊ का मांस बहुत ज़्यादा खाते थे, बीफ बहुत ज़्यादा खाते थे, ये भी पता चला है।
ठीक है। एक और चीज पता चली है कि गोट और शीप जो हैं उनको मांस के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। भेड़ और बकरी का मांस बहुत ज़्यादा खाया जाता था। ये कैसे पता चला? क्योंकि जो गोट और शीप के जो जीवाश्म मिले हैं, जो गोट और शीप की हड्डियां वगैरह ये सब मिली हैं, जो जीवाश्म मिले हैं वो काफ़ी यंग हैं। तो एक आप गोट और शीप को अगर कम उम्र में मार दोगे तो सिर्फ आप मांस के लिए मार सकते हो, क्योंकि गोट और शीप अगर बूढ़े हो जाएं, ठीक है, तो यानी कि यंग एज में अगर गोट और शीप के फॉसिल मिले हैं जो बताते हैं कि ये यंग हड्डियां थी, तो इससे पता चलता है कि उनको मांस के लिए खाया जाता था। यानी गोट और शीप मांस बहुत पॉपुलर था और बीफ भी बहुत खाया जाता था। तो ये कुछ लेटेस्ट फाइंडिंग्स पता चली हैं मॉलिक्यूलर एनालिसिस से सिंधु घाटी सभ्यता में कोटेड बादली से। अब हम आते हैं अगले सवाल पे। यहाँ पे किस आंदोलन की बात हो रही है? ये आंदोलन अभी अभी खबरों में आया और ये किस आंदोलन की बात हो रही है? ये आंदोलन दो मुस्लिम संगठनों ने शुरू करा था। एक मुस्लिम संगठन था खुदाम काबा और दूसरा था सेंट्रल खिलाफत कमेटी। खुदाम काबा और सेंट्रल खिलाफत कमेटी। दूसरा, इस मूवमेंट में यह कहा गया कि अंग्रेजों की जो गुलामी है वो दारुल हराब है, यानी सब मुसलमानों का यह कर्तव्य है कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। और तीसरा, यह एक आर्म्ड स्ट्रगल था ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, यानी इसमें गोला बारूद का इस्तेमाल, बंदूकों का इस्तेमाल भी हुआ, आर्म्ड स्ट्रगल था। तो किसकी बात हो रही है? अहमदिया मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, फरैजी मूवमेंट ऑफ बंगाल या मोपला रिबेलियन? किसकी बात हो रही है? तो इसका आंसर है मोपला रिबेलियन, जिसको मालाबार रिबेलियन भी बोलते हैं। दक्षिण भारत की बात है, मालाबार रिबेलियन। और ये न्यूज़ में क्यों आया? क्योंकि भारत की सरकार ने एक किताब निकाली, इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, जिसमें 1857 से लेकर 1947 तक, 1857 की जंग से लेकर 1947 जब आज़ाद हुए तब तक का सारा जिक्र किया, ठीक है। और इसमें यह कहा गया कि जो मालाबार आंदोलन हुआ था, जिसको मोपला रिबेलियन भी बोलते हैं, उसको आप एक स्वतंत्रता संग्राम मत मानो। ये इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च यानी ICHR ने कहा। तो भारत की सरकार ने पूछा भाई इसको क्यों ना माने, क्योंकि इन्होंने तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा। और पहले भी विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें हम वीर सावरकर बोलते हैं, उन्होंने भी कहा था कि यह स्वतंत्रता की लड़ाई नहीं थी, ये हिंदुओं के खिलाफ एक लड़ाई था, हिंदुओं के खिलाफ एक आंदोलन था। मालाबार रिबेलियन बेसिकली हुआ क्या था? दो मुसलमान संगठन हैं, खुदाम काबा और सेंट्रल खिलाफत कमेटी। इन्होंने अंग्रेजों का जो शासन है उसे दारुल हर्ब डिक्लेयर कर दिया और कहा सारे मुसलमानों का यह फर्ज है कि आप अंग्रेजों के खिलाफ लड़ो। सबने हथियार उठा लिए, आर्म्ड स्ट्रगल था ये। और जो मोपला रिबेलियन था वो खिलाफत, जो कि, और याद रखिए खिलाफत मूवमेंट नॉन वायलेंट था। यहां पे लिखा है आर्म्ड स्ट्रगल, तो खिलाफत तो पहले ही आप निकाल दोगे, क्योंकि खिलाफत में हथियार नहीं थे। तो खिलाफत और नॉन कॉपरेशन भी चल रहा था उस वक्त, तो गांधी जी ने भी सपोर्ट दे दिया, राइट। लेकिन फिर गांधी जी ने देखा ये तो आर्म्ड स्ट्रगल है, तो उन्होंने अपने आप को इससे डिस्टेंस कर लिया। तो उन्होंने कहा, गांधी जी ने, कि इट इज एन आउटबर्स्ट ऑफ फैनेटिक्स, ये वर्ड यूज करे कि ये तो लोग बिल्कुल पागल हो गए हैं, तो हथियार उठा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। तो जो मौलाना शौकत अली थे और महात्मा गांधी, फिर वो मालाबार गए अगस्त 1920 में, और उन्होंने इनको कहा कि भाई आप ये मोपला रिबेलियन छोड़ दो और आप खिलाफत और नॉन कॉपरेशन में आ जाओ। तो उन्होंने वो बात मान ली थी, मुसलमानों ने, बहुत सारों ने वो बात मान ली थी। तो इसको मोपला रिबेलियन बोलते हैं। और ये एक, अब स्वतंत्रता की संग्राम था या नहीं था, इस पे ओपिनियंस वेरी कर सकते हैं। चलिए, अब इनमें से कौन सा सही मैच नहीं है? बात हो रही है हैंडीक्राफ्ट की, यानी हस्तशिल्प की। बिदरी वेयर आता है कर्नाटक से, बिदरी वेयर। सिक्की ग्रास क्राफ्ट आता है हरियाणा से, सरकंडा ग्रास क्राफ्ट आता है बिहार से, और जादू पटुआ की जो पेंटिंग है वो आती है झारखंड से। जादू पटुआ की पेंटिंग, देखो बिदरी वेयर बीदर से आता है, बीदर कर्नाटक में है, तो ये बिल्कुल ठीक है। वैसे तो बिदरी वेयर अब भारत के बहुत सारे राज्यों में करा जाता है, लेकिन इसकी उत्पत्ति हुई थी बीदर में, कर्नाटक में। बीदर जो है वो कर्नाटक में है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, जो बर्तन होते हैं धातुओं के बने हुए, उस पर चांदी चढ़ा दिया जाता है, यानी सिल्वर की कोटिंग की जाती है, सिल्वर का काम होता है, जैसे फिलिग्री वर्क होता है उसी तरह का होता है ये भी। फिर सिक्की ग्रास क्राफ्ट, एक घास होती है सिक्की, इसे गोल्डन ग्रास भी बोलते हैं क्योंकि इसका रंग सोने के रंग जैसा होता है, और इससे क्राफ्ट बनता है बिहार में। तो ये बिहार और झारखंड में बनता है, ना कि हरियाणा में। और सरकंडा जो ग्रास होती है, इससे क्राफ्ट बनाए जाते हैं हरियाणा में, तो ये उल्टा है, बी और सी गलत है। और जादू पटुआ की पेंटिंग झारखंड में होती है, ये बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर है, सही मैच कौन सा नहीं है, तो बी और सी सही मैच नहीं है, तो आंसर है बी एंड सी। अब आते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट, खुदाई हुई, उसमें इंस्क्रिप्शन मिले। इंस्क्रिप्शन मतलब होते हैं शिलालेख।
देखो पत्थर के ऊपर कुछ कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये फोटो में, इस फोटो को ध्यान से देखो, ये मिला है खुदाई में पत्थर। तो इस पे रेनाती चोला का जो साम्राज्य था उसकी बात करी हुई है। तो रेनाती चोला का साम्राज्य भारत में कहां था, राइट। ये जो इंस्क्रिप्शन मिली है ये कहां पे मिली है, ये मिली है आंध्र प्रदेश के कडप्पा में। आंध्र प्रदेश में एक जिला है जिसे कडप्पा बोलते हैं, वहां पे ये शिलालेख मिले हैं रेनाती चोला के। तो आंसर है इसका आंध्र प्रदेश। अब इसमें कौन सी भाषा में लिखा हुआ है ये तेलुगु भाषा में लिखा हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तेलुगु भाषा में लिखा हुआ है, ये पुरानी तेलुगु में लिखा हुआ है और इसलिए ये आसानी से पढ़ा भी गया। तो क्या लिखा है इसके ऊपर, इसके ऊपर यह लिखा है कि वो लोग जो इस पत्थर की रक्षा करेंगे उन्हें इतना साम्राज्य मिलेगा कि वो अश्वमेध यज्ञ करेंगे आने वाले समय में, उनका स्टेटस हो जाएगा अश्वमेध यज्ञ करने के योग्य। और अगर आपने इस पत्थर को डिस्ट्रॉय कर दिया तो उसकी वाराणसी में किसी व्यक्ति की मौत हो जाए उतना पाप उसे लगेगा। ये लिखा है इसके पत्थर के ऊपर, राइट। अब सवाल ये नहीं है कि इस पत्थर पे क्या लिखा है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सवाल ये है ये रेनाती चोला क्या होता है। रेनाती चोला बेसिकली जो साम्राज्य है, चोल वंश था। चोल वंश तो आपको पता है कितना बड़ा साम्राज्य था चोल वंश। चोल वंश का तेलुगु साम्राज्य जो था उसे बोलते हैं रेनाती चोला। इसे हम रेनाडू रीजन बोलते हैं, एक जगह है रेनाडू, वहां पे ये राज किया करते थे और ये आज के आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में आता है, राइट। तो रेनाती चोला जो किंगडम था, रेनाती चोला साम्राज्य, वो आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में था और आसपास के भी थोड़े एरिया जैसे अनंतपुर, कुर्नूल, चित्तूर, मतलब जो रायलसीमा वाला इलाका है वहां पे ये वंश राज करता था। उसका ये अभिलेख मिला है अभी अभी, याद रखिए। चलिए अब एक चीज न्यूज में आई काफी ज्यादा, जो है पथरू घाट अपराइजिंग ऑफ असम, यानी असम की पथरू घाट आंदोलन, अपराइजिंग, ये क्या है? पथरू घाट अपराइजिंग क्या थी? सवाल ये है। ये पहली बार डिमांड किया था जब ट्राइबल लोगों ने बोडोलैंड का, ये वो था, इसको बोलते हैं पथरू घाट अपराइजिंग। या अंग्रेजों के खिलाफ जो किसानों ने आवाज उठाई थी वो थी अपराइजिंग। या जो 1947 में सिलहट रेफरेंडम हुआ था कि भाई सिलहट जो है वो बंगाल का पार्ट बनेगा या असम का पार्ट बनेगा, वो एक रेफरेंडम हुआ था, सिलहट रेफरेंडम, ये वो है। या ये असम जब बंगाल से अलग हुआ था तो उसके खिलाफ अपराइजिंग हुई थी। पथरू घाट अपराइजिंग पे क्वेश्चन श्योर शॉट आएगा क्योंकि ये न्यूज में था। और इन सब चीज़ों को नॉर्थ ईस्ट की हमारे बहुत ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता। हमें मौर्य वंश पढ़ा दिया जाता है, मुगल वंश पढ़ा दिया जाता है, लेकिन हमें अहोम वंश क्यों नहीं पढ़ाया जाता? ये सवाल हमें अपनी सरकार से करने की आवश्यकता है, सबसे करने की आवश्यकता है। तो ये जो है पथरू घाट अपराइजिंग क्या थी बता देता हूँ आपको। बेसिकली ये 1894 की बात है, तो बहुत पुरानी बात है ये। अंग्रेजों ने किसानों पे गोलियां चला दी थी, बहुत सारे किसान मर गए थे। किसानों ने आंदोलन क्यों करा? क्योंकि अंग्रेज कुछ ऐसे कानून ले आए। देखो अंग्रेजों ने असम को हथिया लिया था 1826 में, उसके बाद अंग्रेजों ने असम का सर्वे करा और 1893 में अंग्रेजों ने क्या करा, 60, 70, 80% तक टैक्स लगा दिया। एग्रीकल्चर लैंड टैक्स जो होता है वो 70-80% तक लगा दिया। तो उससे जो किसान थे वो दुखी थे, आंदोलन करा उन्होंने और उन्होंने अंग्रेजों ने गोलियां चला दी, काफ़ी सारे किसान मारे गए थे। और इसका नाम है, ये बहुत ट्रेजिक, बहुत ही दुखद घटना हुई थी असम में, इसको बोलते हैं पथरू घाट अपराइजिंग। और यह भी हमारी किताबों में पढ़ाई नहीं जाती। चलिए अब बात करते हैं जेरेंगा पत्थर। जेरेंगा पत्थर, ये इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? ये भी आसान सवाल नहीं है और सुपर इंपॉर्टेंट है, और इसका रीजन मैं आपको आंसर देते वक्त बताऊंगा ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। जेरेंगा पत्थर ये एक जगह है असम में, नंबर 1। दूसरा, रानी जॉयमती का मार्टरडम यहां हुआ था, यानी रानी जॉयमती जो हैं उनका शहादत, उनकी जान यहां पे गई थी। और तीसरा, ये प्लेस एसोसिएटेड थी क्विट इंडिया मूवमेंट से, भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था। तो देखो बताता हूं क्या ठीक है। ये असम में है, ये ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि असम में है जोरंगा पत्थर। और यहां रानी जॉयमती की शहादत हुई थी, ये भी ठीक है, लेकिन क्विट इंडिया मूवमेंट से इसका कोई लेना देना नहीं है। यहां पे प्रधानमंत्री मोदी गए थे अभी अभी, प्रधानमंत्री मोदी 2 जगह गए थे, ठीक है। पहले जेरेंगा पत्थर की बात करते हैं। तो जेरेंगा पत्थर कहां है? ये असम के शिव सागर डिस्ट्रिक्ट में है, नंबर 1। और 17वीं शताब्दी की रानी थी, अहोम वंश की रानी जॉयमती, उनकी शहादत हुई थी यहाँ पे। और आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, बेसिकली
एक राजकुमार थे जिनका नाम था, अहोम वंश के राजकुमार जिनका नाम था गोडापानी, प्रिंस गोडापानी। प्रिंस गोडापानी का विवाह हुआ था रानी जयमती से, तो जयमती के हस्बैंड थे ये। अब वहाँ पे एक मतलब अहोम साम्राज्य जब संकट में आ गया तो प्रिंस गोडापानी को भागना पड़ा और वो जो नागा हिल्स थे वहाँ पे भाग गए। फिर रानी जयमती को बंदी बना लिया और उन्हें खूब टॉर्चर किया, लेकिन उन्होंने प्रिंस गोडापानी जो हैं उनका पता नहीं बताया। तो रानी जयमती को टॉर्चर किया गया और उनकी मृत्यु हो गई जेरेंगा पत्थर यहाँ पे। तो ये प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पे गए, उन्होंने रानी जयमती को याद किया, सबको बताया इनके बारे में। और आपको बता दूं, जेरेंगा पत्थर इतनी ऐतिहासिक जगह है लेकिन फिर भी ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट नहीं है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये भी एक बहुत सैड थिंग है, जो ये काफ़ी सैड है ये। अब मैं आशा करता हूँ सरकार इसको कंजर्व करेगी। और तो जेरेंगा पत्थर के बारे में ये है। अब मैं आपको बताता हूँ, प्रधानमंत्री मोदी असम में एक जगह और गए थे और उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, और उस जगह को बोलते हैं धैकियाजुली। धैकियाजुली, तो धैकियाजुली इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे कम उम्र का क्रांतिकारी कौन था जिसकी मृत्यु हुई थी, जिसे गोली मार दी थी अंग्रेजों ने? ये 12 साल का बच्चा था जिसका नाम है तिलेश्वरी बरुआ। तिलेश्वरी बरुआ। तो तिलेश्वरी बरुआ जो है, तिलेश्वरी बरुआ महिला थी एक्चुअली। तो तिलेश्वरी बरुआ 12 साल की बच्ची थी जिसको अंग्रेजों ने मार दिया था, गोली मार दी थी, सिर्फ 12 साल। और इसे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की सबसे यंगेस्ट मार्टर कहा जाता है इन्हें। और बेसिकली धैकियाजुली जो थी जगह, यहाँ पे लोगों ने आंदोलन किया अंग्रेजों के खिलाफ, राइट, और क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्ट लिया। उन्होंने अपने ग्रुप बनाए जिनको कहा गया मृत्यु वाहिनी। मृत्यु वाहिनी जिन्होंने अपने आप को कहा, और तिरंगा वगैरह इन्होंने फहराया। और अंग्रेजों को ये लगा अब तो हमारी जो हुकूमत है उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, तो अंग्रेजों ने गोलियां चला दी। और इसमें लगभग 15 लोगों की जान गई, जिनमें से 3 महिलाएं थी, और उन 3 महिलाओं में एक थी तिलेश्वरी बरुआ। लेकिन तिलेश्वरी बरुआ सिर्फ 12 साल की थी, तो इन्हें यंगेस्ट फ्रीडम फाइटर कहा जाता है। तो प्रधानमंत्री मोदी जहाँ पे ये हादसा हुआ था, नरसंहार हुआ था, धैकियाजुली, वहाँ पे भी गए थे, इसलिए जगह न्यूज़ में आई। और ये क्विट इंडिया मूवमेंट से एसोसिएटेड थी, लेकिन जेरेंगा पत्थर नहीं, वो तो काफ़ी पुरानी बात है। चलिए, अब इनमें से सही मैच कौन सा नहीं किया हुआ है? समर्पण दिवस जो होता है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बर्थडे होता है। नेशनल सेफ मदरहुड डे, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, ये सरोजनी नायडू का बर्थडे होता है। नेशनल वुमेन्स डे, राष्ट्रीय महिला दिवस, कस्तूरबा गांधी का जन्मदिन होता है, उसे इस रूप में मनाया जाता है। कौन सा ठीक है? इनमें तीनों ही गलत है, तो आंसर है ऑल। कौन सा सही नहीं है? तो सारे सही नहीं है। देखो, समर्पण दिवस जो होता है ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि होती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि यानी डेथ एनिवर्सरी को बोलते हैं समर्पण दिवस। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन होता है पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस, ना कि समर्पण दिवस। और राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, ये कस्तूरबा गांधी का बर्थडे होता है 11 अप्रैल को। और सरोजनी नायडू का बर्थडे 13 फरवरी को होता है, जिसे हम राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो अभी अभी गया 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय की बात नहीं कर रहा मैं, राष्ट्रीय की बात कर रहा हूं। तो ये इंटरचेंज किए हुए हैं आपस में, और फर्स्ट वाला बिल्कुल गलत है। चलिए, अब हम बात करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिली है अभी अभी। मौर्य काल के समय का एक शिलालेख मिला है। ये देखिए, ये मिला है अभी, और ये पुराने वाला है, राइट। इसमें ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। ये टेराकोटा का है, राइट। टेराकोटा क्या होता है? जो ये एक विशेष तरह की मिट्टी से जो बर्तन बनते हैं या क्राफ्ट बनते हैं, उन्हें टेराकोटा बोलते हैं। जैसे गोरखपुर में बहुत होता है टेराकोटा, जैसे जीआई टैग भी मिला था लास्ट ईयर। तो टेराकोटा मिला है, एक खुदाई हुई मौर्य काल का। ये इसमें जो ये लिखा है, ये कौन सी भाषा है? लिपि तो मैंने बता दी ब्राह्मी है, भाषा कौन सी है? पाश्तो, प्राकृत, संस्कृत या तेलुगु? तो ये जो भाषा है ये है प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है। इसके ऊपर क्या लिखा है? इस पे लिखा है देवानम। देवानम, और देवानम लिखा है, इसका मतलब देवानम जो सम्राट अशोक थे उनके टाइटल का पार्ट था। इससे पता चलता है मौर्य काल का है ये, राइट, मौर्य काल का है ये। तो ये अभी अभी खुदाई हुई, वहां पे ये मिला। देवानम मंजीरा नदी के किनारे मिला है।
मंजीरा नदी कहाँ बहती है? मंजीरा नदी गोदावरी की सहायक नदी है और ये खुदाई जहां पे हुई थी वो गांव है मेदक। मेदक मतलब डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे गांव का नाम है कुलचरम और ये तेलंगाना की बात हो रही है। तो तेलंगाना में ये मिला है ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन अभी अभी, ये आप ध्यान रखिए। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं एक और क्वेश्चन है, यहां पे किस मैगजीन की बात हो रही है? जनरल मतलब होता है मैगजीन या वीकली, जनरल, राइट? किसकी बात हो रही है? ये हर महीने प्रकाशित होने वाली मैगजीन है रामाकृष्णा ऑर्डर के द्वारा। 125वीं एनिवर्सरी इसकी अभी अभी ऑब्जर्व की गई थी और इट वॉज नेम्ड बाय स्वामी विवेकानंद, यानी स्वामी विवेकानंद ने इसका नाम रामाकृष्णा ऑर्डर रखा था इस मैगजीन का। तो इसमें से किसकी बात हो रही है? इसमें से ये तीनों ही स्टेटमेंट ठीक है और ऑब्वियसली मैंने कहा ही है जब स्टेटमेंट ठीक है, ये बात हो रही है प्रबुद्ध भारत की। तो ये पूछा है कौन सी मैगजीन की बात हो रही है, तो ये बात हो रही है प्रबुद्ध भारत की और ये एक रामाकृष्णा ऑर्डर के द्वारा छपने वाली मैगजीन है मंथली। 125वीं एनिवर्सरी इसकी मनाई गई अभी अभी और स्वामी विवेकानंद ने इसका नाम ये रखा था। स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, और रामकृष्ण परमहंस जो थे जिन्होंने बहुत सारा समय दक्षिणेश्वर काली मंदिर जो है, दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता, वहां पे बिताया, उनको सेंट ऑफ दक्षिणेश्वर बोलते थे। अगर आपसे पूछें कि किस महान व्यक्ति को दक्षिणेश्वर का संत बोलते थे तो रामकृष्ण परमहंस को बोलते थे, ठीक है, जो उनके स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, और इसलिए स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की थी। तो ये मैगजीन पूछिए कौन सी है, ये है प्रबुद्ध भारत, और इसके 125 साल पूरे हो गए इसलिए खबरों में आई। चलिए अब बात करते हैं यूनेस्को का जो अमूर्त विरासत है जिसे बोलते हैं इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, इनमें से कौन सा हमारा यूनेस्को का इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है? और आपको बता दूं 2020 में यूनेस्को ने एक चीज़ को ऐड करा है अपनी इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में, और वो है सिंगापुर का हॉकर कल्चर, हॉकर स्ट्रीट कल्चर। ये क्या होता है? जैसे भारत में आप देखते हो रेडी वाले होते हैं, ठेले वाले होते हैं, सिंगापुर में भी होते हैं। तो ये सिंगापुर के वही लोग हैं, इसको हॉकर स्ट्रीट कल्चर कहा जाता है सिंगापुर में। इसको यूनेस्को ने अपनी इनटेंजिबल कल्चर हेरिटेज में जगह दी है। तो भारत की भी मैंने आपको 4 चीज़ें बताई हैं हमारी आर्ट फॉर्म्स, इनमें से कौन सी इनटेंजिबल कल्चर हेरिटेज में? कलबेलिया फोक डांस, संकीर्तन, आइडल वर्शिप यानी मूर्ति पूजा, और योगा। तो क्या क्या है इनमें से इनटेंजिबल कल्चर हेरिटेज? कलबेलिया फोक डांस जो होता है राजस्थान में होता है, ये है। संकीर्तन क्या है? संकीर्तन बेसिकली मणिपुर में होता है, जो वहाँ पे वैष्णव लोग रहते हैं वो झांकी वगैरह निकालते हैं, उन्हें संकीर्तन बोलते हैं, तो ये भी है। आइडल वर्शिप नहीं है, मूर्ति पूजा नहीं है इसमें, योगा है। तो ए, बी और डी है, तो आंसर है थर्ड, ए, बी एंड डी। 13 चीज़ें हैं जो इंडिया से इनटेंजिबल कल्चर हेरिटेज में, जैसे कुंभ मेला, नवरोज या छौ नृत्य, केरला का एक डांस है कुडियट्टम, वैदिक चैंटिंग, योगा, ये सब चीज़ें हैं, रामलीला भी है, ये सब। पगड़ी संभाल आंदोलन, ये भी अभी खबरों में, बहुत खबरों में आया। पगड़ी संभाल, आपने गाना सुना है पगड़ी संभाल और जट्टा पगड़ी संभाल? तो वो पगड़ी संभाल जट्टा इसी आंदोलन का नारा था, पगड़ी संभाल आंदोलन। ये अभी अभी खबरों में आया। ये किस चीज से एसोसिएटेड है? ठीक है, सबसे पहला ये अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन था 1907 का, फार्म एजिटेशन यानी किसानों का आंदोलन था अंग्रेजों के खिलाफ 1907 का। दूसरा, ये जो बंगाल में जमींदारी सिस्टम था उसके खिलाफ एक आंदोलन था 1909 में। तीसरा, ये जो विदेश में सिख रहते हैं, विदेश में अमेरिका में जो सिख रहते हैं, उन्होंने पगड़ी को लीगलाइज करने के लिए 1923 में आंदोलन करा था। या चौथा, ये भगत सिंह जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने एक आंदोलन करा था जाट कम्युनिटी को यूनाइट करने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ। तो क्या था पगड़ी संभाल आंदोलन? पगड़ी संभाल आंदोलन था ऑप्शन ए, यानी कि किसानों ने आंदोलन करा था अंग्रेजों के खिलाफ 1907 में। क्यों करा था? क्योंकि अंग्रेजों ने 3 कानून पास करे थे, पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट 1900, पंजाब लैंड कॉलोनाइजेशन एक्ट 1906 और दोआब बारी एक्ट। और इसमें किसानों को जमीन के ओनर से सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर्स में रिड्यूस कर दिया था, यानी जो किसान थे जमीन के ओनर थे, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें ये 3 कानून लाके कॉन्ट्रैक्टर डिक्लेयर कर दिया था कि वो कॉन्ट्रैक्टर है, ओनर नहीं है। तो भगत सिंह के जो चाचा थे जिनका नाम था अजीत सिंह, भगत सिंह के चाचा थे जो अजीत सिंह, उन्होंने आंदोलन करा था, ये उन्होंने शुरू करा था ये पगड़ी संभाल आंदोलन। तो अभी न्यूज में क्यों आया? क्योंकि अभी सरकार 3 कानून लेके आई है, तो उनकी तुलना अंग्रेज जो 3 कानून लेके आए थे उनसे की गई और कहा गया कि ये एक आधुनिक पगड़ी संभाल आंदोलन है। जो फार्मर प्रोटेस्ट चल रहे हैं अभी,
तो किसानों के जो नेता हैं नए, उन्होंने कहा कि हम भी एक तरह से ये पगड़ी संभाल आंदोलन ही कर रहे हैं। चलिए अब आते हैं अगले सवाल पे। दुनिया की सबसे पुरानी गुफा वाली जो पेंटिंग है, पेंटिंग मतलब चित्रकारी, ये डिस्कवर हुई है इंडोनेशिया के सुलावेसी आइलैंड में एक गुफा के अंदर। ये 45,000 साल पुरानी पेंटिंग है जो गुफा में करी गई है, और ये म्यूरल है, यानी सीधी दीवार पे करी गई है। सीधी दीवार पे अगर करी जाए पेंटिंग तो उसे म्यूरल कहा जाता है, राइट। इसमें कौन सा जानवर दिखाया गया है इस पेंटिंग में? डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो इसमें दिखाया गया है सुअर, यानी वाइल्ड बोर। मैं आपको पेंटिंग दिखा देता हूं। ये देखो, ये इंडोनेशिया की गुफा में ये जो जानवर है, ये पेंटिंग दुनिया की सबसे पुरानी केव पेंटिंग है, 45,000 साल पुरानी, अभी अभी डिस्कवर करी गई है इंडोनेशिया में। और ये जानवर जो है वो है एक पिग, यानी कि बोर। चलिए अब आते हैं हम अगले सवाल पे। इनमें से कौन महान व्यक्ति हैं जिनकी लिखी हुई किताब में राइनोप्लास्टी का जिक्र है? राइनोप्लास्टी मतलब होता है जो नाक होती है, जो नोज होती है, उसकी सर्जरी करी जाती है, और इन्हें हम फादर ऑफ इंडियन सर्जरी भी बोलते हैं। किसकी बात हो रही है? महर्षि पतंजलि, सुश्रुत, चरक या धन्वंतरी? टफ क्वेश्चन है, इतना आसान तो नहीं है। देखो यहां पे बात हो रही है सुश्रुत की। सुश्रुत ने किताब लिखी थी जिसका नाम था सुश्रुत संहिता, और चरक की भी एक किताब थी, चरक संहिता। तो बेसिकली सुश्रुत संहिता में सर्जरी के बारे में बहुत कुछ है, याद रखिए। और सुश्रुत जो हैं उन्हें हम फादर ऑफ इंडियन सर्जरी भी बोलते हैं, फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन भी बोलते हैं। धन्वंतरी को हम बोलते हैं गॉड ऑफ मेडिसिन, गॉड ऑफ मेडिसिन। तो ये सुश्रुत ने राइनोप्लास्टी यानी नोज की सर्जरी का जिक्र अपनी किताबों में करा है, और ये भी न्यूज़ में आया था किसी कारण से। चलिए अब हम आते हैं हमारे एक और क्वेश्चन पे। अभी अभी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री खोजी है हजारीबाग में, झारखंड में। हजारीबाग में एक गांव है जहां पे उन्होंने बुद्ध भगवान की मूर्तियां निकाली हैं वहां से कई सारी, और एक मोनेस्ट्री पूरी मिली है। उनमें भगवान बुद्ध, वहां पे भगवान बुद्ध की 5 मूर्ति मिली हैं। तो उन्हें कौन सी मुद्रा में दिखाया गया है? भगवान बुद्ध की बहुत सारी मुद्राएं हैं, अगर आपको नहीं पता तो इनके बारे में पढ़िए। ये मैं सारी अभी नहीं बता पाऊंगा, बहुत डिटेल्ड एनसीईआरटी में भी नितिन सिंघानिया, आप कोई भी अच्छी किताब ले सकते हैं, उसमें पढ़ सकते हैं। तो याद रखिए, एक्चुअली भगवान बुद्ध की 6 मूर्तियां मिली हैं यहाँ पे, और सारी की सारी हैं भूमि स्पर्श मुद्रा। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, इनमें भगवान बैठे हैं भूमि स्पर्श मुद्रा में। भूमि स्पर्श मुद्रा में जो भगवान है वो भूमि को टच करते हैं, उनकी जो फिंगर हैं सीधे हाथ की, राइट हैंड की, वो अर्थ की तरफ, और ये सिंबलाइज करती हैं भगवान बुद्ध का परम ज्ञान यानी एनलाइटनमेंट मिलना, भूमि स्पर्श मुद्रा। तो ये मिली है। इतना ही नहीं, यहाँ पे तारा की मूर्ति भी मिली है। तारा, जिन्हें फीमेल बुद्धा भी कहा जाता है, फीमेल बुद्धा। और क्योंकि तारा की मिली है तो ऐसा माना जा रहा है कि ये वज्रयान बुद्धिज्म का प्रतीक है। अब देखो, वज्रयान बुद्धिज्म हो चाहे वो तेरावाड़ा बुद्धिज्म हो, इनके बीच में डिफरेंस क्या है? महायान, वज्रयान, थेरावाड़ा, ये सब आपको डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा, इस चीज़ से आप भाग नहीं सकते। और ये खुदाई कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी झारखंड में, और वहाँ पे ये सब चीज़ें मिली हैं। वहाँ पे बेसिकली एक पहाड़ियाँ हैं जिन्हें बोलते हैं सीतागढ़ी की पहाड़ियाँ, सीतागढ़ी हिल्स। तो वहाँ पे 10 मूर्तियाँ मिली हैं, 4 हैं तारा की, 6 हैं भगवान बुद्ध की। और ये सारी मुद्राएं हैं जिनका मैंने जिक्र किया भगवान बुद्ध की। अब है ध्यान मुद्रा, कर्ण मुद्रा, वितर्क मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा, और ये सारी मुद्राएं आप इनके बारे में एनसीईआरटी में पढ़ सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम हमारे सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे। अभी अभी राजा कृष्ण देव आचार्य, उनके जीवन पर आधारित एक शिलालेख की खुदाई हुई और मिला, ये पत्थर मिला टुमाकुरु में। टुमाकुरु को टुमकुर भी बोलते हैं, शक्ति स्थल है यहाँ पे, बहुत बड़ा शक्ति स्थल मतलब सोलर पावर प्लांट है यहाँ पे, कर्नाटक में है टुमकुर डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे राजा कृष्ण देव राय के जीवन के बारे में पता चलता है इस पत्थर के ऊपर जो भी लिखा है उसको देखकर, राइट। और ये टुमकुर में मिला है। इनफैक्ट उनकी डेट ऑफ डेथ पता चल गई है कि राजा कृष्णदेव राय कब मरे थे, ये इस पत्थर के ऊपर लिखा है। कब मरे थे? 17 अक्टूबर 1529 को मरे थे। ये हमें आज पता चला इस खुदाई के बाद, अभी 1-2 महीने पहले। तो राजा कृष्णदेव राय के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ठीक है, राइट। सबसे पहला, ये विजयनगर एम्पायर के राजा थे। क्या ये विजयनगर एम्पायर के राजा थे? दूसरा, पुर्तगाली ट्रैवलर आप जानते हैं, जैसे विदेशी लोग ट्रैवल किया करते थे इंडिया में, आपने बहुत सारों का नाम सुना होगा। आपने इब्न बतूता का नाम सुना होगा, फाहियान का नाम सुना होगा आपने, बहुत सारे विदेशी जो हैं वो इंडिया ट्रैवल करते थे।
तो पुर्तगाली ट्रैवलर डोमिंगो पेज और फर्नाओ नूनेज ये राजा कृष्णदेव राय के समय में भारत में आए थे विजिट करने। और तीसरा, राजा कृष्णदेव राय इन्होंने अपना एक टाइटल लिया था जिसका नाम है अभिनव भोज, और अभिनव भोज इन्होंने लिया था परमार वंश के राजा भोज के सम्मान में। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? ये विजयनगर एम्पायर के राजा थे, ये तो ठीक है, आपको पता होगा विजयनगर एम्पायर के सबसे प्रतापी राजाओं में से थे ये तो बिल्कुल ठीक है। इन्होंने राजा भोज को सम्मानित करने के लिए खुद टाइटल लिया था अभिनव भोज, ये भी ठीक है। अभिनव भोज मतलब होता है नया भोज, राइट। और दूसरा भी ठीक है कि पुर्तगाल के जो ये ट्रैवलर हैं ये इनके समय में आए थे। तो आंसर है ऑल आर ट्रू, तीनों का तीनों ठीक है। ये इतने प्रतापी राजा थे, इन्होंने बीजापुर के सुल्तान को हराया, गोलकोंडा के सुल्तान को हराया, बहामनी सल्तनत को हराया, और ओडिशा के गजपति जो अगेन बहुत बड़े राजा थे, ओडिशा के गजपति, उनको भी हराया, सबको हराया। विजयनगर साम्राज्य को इन्होंने अपने पीक पे पहुंचा दिया था राजा कृष्णदेव राय। और अब हमें पता चला है कि इनकी मृत्यु हुई थी 17 अक्टूबर 1529 को इस शिलालेख के डिस्कवरी के बाद। कोई डाउट इसके अंदर? और ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी नकारा नहीं जा सकता। ये शिलालेख मिला है टुमकुर में। चलिए अब हम आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, आज का इस कंपाइलेशन का लास्ट क्वेश्चन। भारत ने यूनेस्को को डोजियर भेजा है। डोजियर भेजने का मतलब होता है कि भाई आप उसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना दो। तो नॉमिनेशन भेजा है, लेकिन आपको बता दूं कोई भी चीज डायरेक्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं बनती, पहले उसे टेंटेटिव लिस्ट में आना पड़ता है, संभावित सूची में आना पड़ता है, जिसमें भारत की 42 साइट ऑलरेडी हैं। समझ में आया? तो भारत की कितनी ऐसी साइट हैं जो संभावित सूची में हैं? अब 42। और कितनी ऐसी हैं जो वास्तव में वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन चुकी हैं? 38 में से 30 हैं कल्चरल यानी सांस्कृतिक, 7 है नेचुरल यानी प्राकृतिक, और सिर्फ 1 है मिक्स्ड। और ये मिक्स्ड जो है ये सिक्किम में है, कंचनजंगा नेशनल पार्क। समझ में आया? अब सवाल ये है कि हमने जो डोजियर भेजा है अभी अभी यूनेस्को को 2021-22 के लिए, उसमें हम चाहते हैं कि कौन सी जगह है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बने। ढोलावीरा, शांति निकेतन, होयजला के मंदिर या ओरछा। इनमें से हमने डोजियर में क्या क्या भेजा है? तो हमने भेजा है बी और सी, शांति निकेतन और होयजला के मंदिर। तो आंसर है इसका बी एंड सी आर करेक्ट। चलिए कमेंट्स में लिख के बताइए शांति निकेतन में कौन रहता था। ठीक है, शांति निकेतन में कौन रहता था? और होयजला के मंदिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कर्नाटक में। वैसे कर्नाटक में 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, एक तो पटाडकल के मंदिर जैसे विरूपाक्ष मंदिर वगैरह ये सब, और दूसरा हम्पी जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है तुंगाभद्रा नदी के किनारे विजयनगर डिस्ट्रिक्ट में। सो ये था हमारा कंप्लीट सेट 4 कंप्लीट हो गया है हमारा कंपाइलेशन। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि मैंने इसमें एक्चुअली हिस्ट्री के भी करंट अफेयर डाल दिए। मैं आशा करता हूँ कि आप माइंड नहीं करेंगे। मैंने हिस्ट्री के इसी में डाल दिए। पहले मैं सोच रहा था अलग बना दूं, लेकिन हिस्ट्री के उतने थे नहीं, तो मैंने आर्ट एंड कल्चर के साथ ही उसको क्लब कर दिए। तो ये सीरीज़ आपको कैसी लगी? एकदम फ्री क्रैश कोर्स है। मैं आपको एक बात की गारंटी देता हूँ, बड़े बड़े कोचिंग्स में हज़ारों रुपए लगा के भी ये क्वालिटी जो हम स्टडी IQ में लाते हैं, वेल रिसर्च्ड, ऑथेंटिक, जेन्युइन, ये आपको नहीं मिलेगी। इस बात की मैं गारंटी देता हूं। आप इस सीरीज को किसी भी पेड कोर्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं और ये बिल्कुल फ्री, कोई एक पैसा नहीं आपसे लिया गया है इस सीरीज में। और इस तरह के हज़ारों वीडियोज़ हैं हमारे मोबाइल ऐप पे, जिसको डाउनलोड करना है तो हमारे नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो सी यू इन माई नेक्स्ट सीरीज। मेरी जो अगली सीरीज होगी वो होगी एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। थैंक यू सो मच।